अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड कप 2019 की। पाकिस्तान आज अहम मैच खेल रहा है अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान को यह मैच जीतना जरूरी है और इसका जो अगला मैच होगा बांग्लादेश के साथ वो भी जीतना जरूरी है। उसके बाद ही पाकिस्तान के चांसेस होंगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जैसे हम पहले कहते रहे और हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते रहे कि मैच बाय मैच लिया जाए तो आज का मैच सबसे अहम है पाकिस्तान के लिए। 228 रन्स का ताकुब करना है पाकिस्तान को और फिलहाल 91 for 3 पाकिस्तान का स्कोर है। 3 अहम बैट्समैन आउट हो चुके हैं जिसमें हमारे 2 ओपनर हैं फखर जमान इमाम उल हक और 1 डाउन बैट्समैन बाबर आजम, जिन्होंने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ चेस करके सेंचुरी बनाई थी और एक शानदार इनिंग खेली थी। आज वो भी पवेलियन वापस लौट चुके हैं। क्या होगा और यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी अब होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ साहब, ये कहा जा सकता है कि इस वक्त मैच 50-50 है या आप अभी समझते हैं कि पाकिस्तान का चांस ज्यादा देने का? देखिए 50-50 तो नहीं कह सकते क्योंकि टीम की क्वालिटीज़ में बहुत फ़र्क है। ठीक है, हमारे 3 आउट हुए हैं लेकिन उनकी बॉलिंग में सिर्फ नबी और अपना राशिद खान है। बाकी उनकी बॉलिंग में उनका एक मेन फास्ट बॉलर भी अनफिट हो गया है और हमारी जो क्रिकेटर हैं वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। वो अब पहली मर्तबा अच्छी क्रिकेट की तरफ आए हैं वर्ल्ड कप में, तो उनके पास एक्सपीरियंस कम है। जैसे बैटिंग में नज़र आया उनका एक्सपीरियंस नहीं था, वो विकेट थ्रो करते गए। अगर कोई और अच्छी टीम होती तो मेरा ख्याल है 300 रन बन सकते थे इस विकेट पे पहली बैटिंग करते हुए, लेकिन चूंकि वो अनएक्सपीरियंस है, उनका पेशेंस, उनकी एबिलिटी ये सारी चेक होती है बड़े मैच में जो 50 ओवर या टेस्ट मैच होता है। ये T20 मूड की टीम है, इसलिए वो वैसे ही खेलते रहे। उतने रन उन्होंने किए जितनी उनकी कैपेसिटी थी। लेकिन यूसुफ साहब, हम एज अ फैन बहुत प्रेशर फील करते हैं, खासतौर पे ऐसी सिचुएशन के मस्ट विन सिचुएशन है, चेज कर रहे हैं, हमें बड़ा प्रेशर होता है। जो बैट्समैन खेल रहे होते हैं, क्योंकि आप इन हालात से गुजर चुके हैं, क्या वो भी इतना प्रेशर महसूस कर रहे होते हैं? और अगर करते हैं तो फिर तो आप अपना नेशनल गेम नहीं खेल सकते। देखिए ये ऑब्वियसली हर मैच में प्रेशर होता है और देखिए जो इस तरह का मैच होता है कम स्कोरों वाला जो आप चेस कर रहे होते हैं, उसमें अगर 2-4 ओवर आप डॉट भी खेल जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हम इस स्कोर को चेस कर लेंगे। और उनकी बॉलिंग भी जो है वो नज़र आ रही है कि वो इतनी अच्छी नहीं है और बाद में हम उनके फास्ट बॉलर पे 10-15 रन भी पर ओवर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गेम प्लान लेके चलना पड़ता है और बैट्समैन को खुद भी सोचना चाहिए कि कैसी चल रही है, विकेट का बिहेव क्या है। इस टाइम बॉल टर्न कर रहा है, बॉल शार्प टर्न कर रहा है, थोड़ी देर हम विकेट पे स्टे करेंगे तो वो लोग अंडर प्रेशर आएंगे तो खुद ब खुद गंदे बॉल देंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को नोट करना चाहिए था हमारे बैट्समैनों को, थोड़ी सी जल्दी कर गए। सही है। रज़ाक साहब, आप क्या समझते हैं? 228 पर हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है, क्या इससे भी कम पे किया जा सकता था? क्योंकि यूसुफ साहब तो कह रहे हैं वैसे विकेट अच्छी थी, कोई बेहतर टीम होती तो 300 का टारगेट दे सकती थी। नहीं, डेफिनेटली जिस तरह का पिच का बिहेवियर था, बड़ा अच्छा बल्ले पे बॉल आ रहा था और ठीक है उनकी विकेटें गिरती रही, फिर इसलिए 227 रन बनाए। अगर कहीं अच्छी उनके पार्टनरशिप लगती तो 250-60 से ऊपर स्कोर हो सकता था और बड़ा अच्छा किया। बड़ी अच्छी बॉलिंग रही पाकिस्तान की, फील्डिंग भी अच्छी रही और इतना बड़ा टोटल नहीं है, बट एक पार्टनरशिप की बात है। ठीक है हमने 3 विकेटें गिरा दी हैं, पर ये कि इसका इम्पैक्ट जो है अगले मैचों में पड़ता है कि आपको ऐसे जो टोटल होते हैं बड़े आराम से चेज़ करना चाहिए। जिस तरह हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया तो एक पार्टनरशिप लगी तो हमने वो स्कोर चेज़ कर लिया, तो यहाँ पे भी ऐसा ही शो करना चाहिए। अब बाबर आजम इनफॉर्म बैट्समैन थे और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि ये स्कोर जो है बड़े आराम से वो करते, तो इससे टीम का भी एक मोराल बड़ा अच्छा होता है। एक बैट्समैन की गंदी शॉट जो है पूरी टीम को अंडर प्रेशर कर देती है। लेकिन तो एक पॉइंट पे मैं बात करना चाह रहा हूं, आप दोनों का ख्याल है कि 228 कोई बड़ा टोटल हमने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कुछ और एग्रेसिव हमारी स्ट्रेटजी हो सकती थी। मिसाल के तौर पे इस टूर्नामेंट में आमिर हमारे बेहतरीन स्ट्राइक बॉलर रहे। जब 45 ओवर हो गए थे तब भी आमिर के 3 ओवर्स बाकी थे। क्या बेहतर नहीं होता कि उनसे पहले गेंद करा के और जल्दी आउट करने की कोशिश की जाती? जैसे हमने देखा है कि स्टार्क हो, बोल्ट हो, ये स्ट्राइक बॉलर्स को कप्तान पहले ले आता है ताकि फौरन विकेट ली जाए। हमने आखिरी तक उनके 3 ओवर बचा के रखे। इस पे बात कीजिएगा जरा। देखिए पता है कि ये एक प्लान होता है, जो आपके मेन स्ट्राइकर बॉलर होते हैं उनको पहले बता दिया जाता है कि आपने इस तरह इस
वक्फे में बॉलिंग करनी है। और आमर को ऑलरेडी देखा है, हम हर मैचों में आखिरी ओवर करते नज़र आ रहे हैं, वहाब भी आखिरी ओवर करते नज़र आ रहे हैं। जैसे शाहीन शाह वो सबसे ज़्यादा विकटें ली, उन्होंने उनका ये था कि इनको 45 ओवर से पहले इनके स्पेल ख़त्म करने हैं। तो ये एक प्लान होता है, जो प्लान के मुताबिक आप जो कप्तान होता है वो सोचता है, उसके मुताबिक किया, और ये अच्छी प्लानिंग थी। ठीक है, आमर जिस तरह स्ट्राइक बोल रहा है, विकटें नहीं मिली, पर यह है कि ये भी एक टीम एफर्ट होती है। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वहाब ने अच्छी बॉलिंग की, आमर ने भी अच्छी बॉलिंग की, और ये एक प्लान का हिस्सा होता है। सही। यूसुफ साहब, एक आखिरी सवाल, एक बड़ी पार्टनरशिप मेरे से भी है। जी जी, आप जवाब दे दीजिए इसका पहले। मैं ये कहूँगा कि हमने तो दरमियान में भी कहा था कि इनको 50 ओवर पूरे ना खेलने दें, आप अब किल करने की कोशिश करें, तो उसमें चांस हो सकता है। लेकिन ठीक है, जो भी प्लानिंग के मुताबिक उधर चला है, फिर भी ये इतना बड़ा टोटल नहीं है, क्योंकि फील्डिंग में उन्होंने 30 रन दे देने आपको। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो एक पार्टनरशिप का, एक बड़ी पार्टनरशिप का, एक अच्छी पार्टनरशिप का सवाल है, और दूसरा स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि राशिद खान और नबी के ओवर्स को जरा ध्यान से खेलें, और बाकी आपके पास इतना ज्यादा रन रेट नहीं है, बाकी बॉलर्स पे आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ये ऐसे ही करना चाहिए। देखिए अभी भी तो हम मेडन ओवर खेल रहे हैं ना, स्लो खेल रहे हैं, तो आप शुरू में अच्छे बॉलर्स की रिस्पेक्ट करें, उनको 2-2 3-3 कर लें, क्योंकि हमें रन्स एवरेज तो चाहिए नहीं इतनी, 4-5 की चाहिए, वो बाद में भी हो सकती है। थोड़ी सी जल्दी करेंगे, इनको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी या हर मैच के हिसाब से, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है। खुदा न खास्ता आज कोई अभी नबी हो जाए, कोई ऐसा उनका फ्लूक लग जाए कि एक ओवर में 2-3 विकेटें गिर जाएं, तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में चले जाएंगे, फिर हम उससे बाहर भी हो सकते हैं। तो ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए। आप एक बार ऐसी टीम को पकड़ लें तो जाने ना दें। अब आप डराने वाली बातें कर रहे हैं, वापसी का रास्ता दिया। शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो ये कह रहे हैं कि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, एक अच्छी पार्टनरशिप, ना रन रेट ज्यादा चाहिए, तो एक अच्छी पार्टनरशिप अगर यहाँ पे लग जाए तो पाकिस्तान ये मैच बआसानी जीत सकता है। हमारी उम्मीदें, हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएं टीम के साथ हैं, क्योंकि अगर आज का मैच जीतेंगे तो पाकिस्तान फिर भी 2019 के वर्ल्ड कप में रहेगा। आज का मैच खुदा न खास्ता हम हार जाते हैं तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, फिर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का कोई चांस नहीं होगा। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद सियासी बड़ी खबर है। 15 MPs, PMLN के 15 MPs ने मुलाकात की है वजीर आजम इमरान खान से, जहां पर नून लीग ये बात कर रही थी, जहां पर ऑपोजिशन ये बात कर रही थी कि उनके लोग हमें आके सपोर्ट करेंगे। अब खबर ये आ रही है कि नून लीग के 15 MPs ने मुलाकात की है वजीर आजम इमरान खान से। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अहम और बड़ी खबर है, 15 MPA जो कि ताल्लुक रखते हैं PMLN से, उनकी मुलाकात हुई है वजीर आजम इमरान खान साहब से उनकी रिहाइशगाह बनी गाला पर। हमारे जरा ये भी बताते हैं कि उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ जो है ये आए थे MPs, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार और वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार किया है। ये मीटिंग तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही, और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि 7 से 8 MPs अगले हफ्ते भी वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में वो शिरकत नहीं कर सके क्योंकि कुछ लोग इसमें से ट्रैवल कर रहे थे, कुछ की और मसरूफियात थी, लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि 7 से 8 मजीद MPs इमरान खान से मुलाकात करेंगे। चंद लोगों के नाम भी हमें पता चल चुके हैं, हमारे ज़राए बताते हैं जिन लोगों ने मुलाकात की उनमें से चंद MPs हैं जिनका ताल्लुक कहां से है ये मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। अरशद वहीद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद, आपने हमें ज्वाइन किया। वजीर आजम साहब से बड़ी अहम मुलाकात हुई है, क्योंकि इस दौरान तो हम ये सुन रहे थे कि अपोजिशन दावा करती थी कि हुकूमत के लोग हमारी तरफ आएंगे, लेकिन ये बड़ी अहम मुलाकात हुई है आज। जी बिल्कुल, आपने शहजाद बड़ा वेल पॉइंट आउट किया इसे कि शाइख हकान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कहा था कि तकरीबन 15 से 17 जो MNAs हैं वो हमारे साथ PTI के इन कॉन्टेक्ट हैं, लेकिन आज जो है ये अहम मुलाकात हुई, और इसके लिए ख़ुसूसी तौर पे वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो हमारी इत्तलात के मुताबिक आज सुबह जो है वो एक ख़ुसूसी तैयारी के ज़रिए यहाँ पे इस्लामाबाद पहुँचे हैं, और दीगर जो लोग हैं वो बाई रोड और उनमें से कुछ बाई एयर भी आए हैं, लेकिन वो दूसरी अलग फ़्लाइट्स में आए हैं। और उस्मान बुज़दार साहब अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और आज रात उनका क़याम भी यहीं पे है, और वो कल उनकी वापसी होगी लाहौर में। और बिल्कुल आपने ये भी सही कहा कि आज ये तकरीबन 15 के लोग जो हैं ना सिर्फ MPs उनसे मिले हैं, बल्कि मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ MNAs जो हैं उनकी भी मुलाकात हुई है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है। और एक ये कन्फ्यूजन जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ हवालों से सामने आ रहा है कि एक मुलाकात हुई है जनूबी पंजाब के MNAs की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं उनकी इमरान खान साहब के साथ, और उसकी प्रेस रिलीज भी वज़ीर आज़म ऑफिस ने खुद जारी की, उसकी वीडियो भी जारी की। अच्छा, वो अलग मुलाकात है, और ये जो मुलाकात है ये उससे बिल्कुल अलग मुलाकात हुई है, और इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ये MPs और चंद जैसे मैंने कहा MNAs मौजूद थे, और उसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी मौजूद थे।
अब अगर ये मेंबर्स हिमायत का ऐलान करते हैं तो जाहिर सी बात है इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। 18वीं तरमीम के बाद फ्लोर क्रॉसिंग आप नहीं कर सकते, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे आपने चीफ मिनिस्टर के लिए वोट देना हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, उस पर आप नहीं सपोर्ट कर सकते। लेकिन सियासी तौर पे तो ये एक धचके के तौर पे देखा जाएगा। नून लीग जो क्लेम कर रही है कि माशी हालात बुरे हैं, हुकूमत नाकाम हो रही है, लेकिन उनके लोग अगर फिर भी जाके वजीर आजम से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल शहजाद, इसमें ये अहम नुक्ता है कि ये जो लोग हैं, ये जैसे अगर MNA है तो वो वज़ीर आज़म के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़, और वो मनी बिल के ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकता, और इसी तरह वो किसी भी आइनी तरमीम के हवाले से वोट नहीं कर सकता, और इसी तरह सूबे की सूरत में वो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकता और मनी बिल और आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकता। हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि ये जो तमाम लोग हैं ये बजट से पहले से हुकूमत के साथ राब्ते में थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही बजट पंजाब हुकूमत का और यहाँ वफाक का मंजूर होता है तो उसके बाद जाके इमरान खान साहब से मिले। और ये भी मालूम हुआ है कि उनका अदम एतमाद है मुस्लिम लीग नून की कुछ पॉलिसीज़ पे, उनका जो रद्दअमल है या वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा क़यादत है वो उसके हवाले से है, और उसको उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है वो नवाज़ शरीफ साहब तक भी ये बात पहुँचाई थी, लेकिन उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो चूँकि दूर नहीं किए गए, तो इसलिए उनकी ये मुलाकात आज उन्होंने यहाँ पे की। और ये आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि ये आपकी इतला ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ MPs जो हैं वो मज़ीद उनके साथ राब्ते में हैं और वो आइंदा चंद आने वाले दिनों में उनसे मुलाकात करेंगे। यहाँ ये भी मैं वज़ाहत कर दूँ शहजाद के, ये जो जैसे आपने कहा कि वो बिल दे सकते हैं, उनके वोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते 3-4 नुकात पे, लेकिन उनके पास ये एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है कि वो अपना पार्लिमानी ग्रुप बना सकते हैं पंजाब असम्बली में या यहाँ वफाकी हुकूमत में। वो आइन उन्हें इजाज़त देता है कि वो अगर कहें कि जी हम ये 4 या 5 या 8 10 लोग हैं और स्पीकर साहब को वो दरख्वास्त दें, स्पीकर अगर कन्विंस हों कि ये लोग अलग पार्लिमानी ग्रुप इनका मौजूद है तो वो अपना कोई भी पार्लिमानी लीडर बना के तो अपनी एक अलग शनाख्त जो है वो उस असम्बली में अपनी कायम कर सकते हैं। और ये उनके पास एक लीगल ऑप्शन मौजूद होगा कि कहीं पे भी वोटिंग की बात है तो वो एब्सटेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिसपे उनको कोई भी रीजन देना पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल रीजन हो या ट्रैवल कर रहे हो, वो ये नहीं बता सकते क्योंकि हम आपकी पॉलिसी से खिलाफ इसलिए आपको वोट नहीं दे रहे, लेकिन वो एब्सटेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन वो अगर 3 जो नुकात हैं उनके अलावा वो ओपनली वो वोट भी कर सकते हैं अगेंस्ट अपनी पार्टी के। जी, तो वो अगर दूसरी पार्टी में दूसरे कायदे ईवान के साथ मुलाकात अगर कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो उस पे उनकी पॉलिसीज़ पे इजहार इत्मीनान कर रहे हैं, तो वो यकीनन फिर उनके साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में यकीनन ये बड़ी एक और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि PMLN के जो सदर हैं पंजाब के राना सनाउल्लाह साहब, उनको लाइन पे लें और उनसे पूछें कि ये जो डेवलपमेंट हुई है नून लीग की यकीनन अच्छी खबर नहीं है। उस्मा बुखारी साहबा उनकी तर्जुमान है, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 अरकान PMLN के जो हैं, जो MPs हैं, उनकी आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान से। इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ पे और चीफ मिनिस्टर पंजाब की पॉलिसीज़ पे एतमाद का इज़हार किया है। हमारे ज़राए हमें कंफर्म करते हैं कि ये लोग मौजूद थे इस मीटिंग में जिन्होंने मुलाकात की है, जिनमें फैसल नियाजी साहब हैं, खानेवाल PP 209 से इनका ताल्लुक है, इन्होंने मुलाकात की है आज इमरान खान से। गयासुद्दीन साहब जो कि नारोवाल से ताल्लुक रखते हैं, इनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। और तीसरे जो शख्स हैं अशरफ अंसारी, ये PP 93 गुजरावाला से इलेक्ट हुए थे और आज इन्होंने भी इमरान खान से मुलाकात हुई है। तो 3 नाम हमारे सामने आ चुके हैं। मजीद कौन है अब देखना ये कि ये खुद आके इस बात पर इत्तेफाक इसका इकरार करते हैं या नहीं कि इन लोगों ने आज मुलाकात हुई है, लेकिन ये 3 नाम हमने आपको बताए हैं और हम कोशिश करेंगे कि नून लीग से इनका रद्द अमल भी लें, क्योंकि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने आज भी हमारे प्रोग्राम में कहा कि जो हल्के में मसाइल हैं उसके बाद लोग हमसे आके मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि नून लीग के लोगों ने मुलाकात की है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ऑपोजिशन जमातें मुख्तलिफ महाजों पर हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिशें कर रही है। हुकूमत को टफ टाइम देने के दावे भी किए जाते हैं, मगर कौमी असेंबली में ऑपोजिशन जमातें अपने मकासद में कामयाब होती नजर नहीं आ रही। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बजट मंजूरी से पहले यह दावा कर रहे थे कि चाहे हुकूमत गिर जाए वो तहरीक इंसाफ हुकूमत का अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। कहा जा रहा था कि हुकूमत के 15-16 लोग ऑपोजिशन से राब्ते में भी हैं। ये जो अवाम दुश्मन बजट है उसको पास नहीं होने देंगे। हम अपोजिशन पार्टी से और हुकूमती एलाइज से भी रब्ता करेंगे, पर फर्ज है कि जो भी हम पे ताकत है हम उसको इस्तेमाल करें और इस बजट को रोके। ऑपोजिशन के दावों के बावजूद हुकूमत बजट मंजूर कराने में कामयाब रही। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन जमातों के 156 अरकान हैं, जबकि उन्हें बजट वोटिंग के दौरान सिर्फ 146 वोट पड़ सके, यानी ऑपोजिशन को अपनी ही बेंचेस से 10 वोट कम पड़े हैं।
मगर इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि हुकूमत ने ये बजट धांधली के जरिए मंजूर करवाया है। असेंबली में तारीख का बदतरीन धांधली देखा है। जिस तरीके से इस नाअहल नालायक धांधली ज़दा हुकूमत ने इस मुल्क का मुआशी खुदकुशी का, हमारे अवाम का मुआशी कत्ल का बजट आज जबरदस्ती पास किया है, इस मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि हुकूमत ने यह बजट धांधली से मंजूर कराया है, जबकि आज कौमी असेंबली में बजट सेशन के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क की माशी बदहाली और डॉलर की ऊंच नीच का जिम्मेदार ऑपोजिशन को ठहराया। वजीर आजम इमरान खान जब ये खिताब कर रहे थे उससे पहले ही ऑपोजिशन अरकान इजलास का बाइकआउट कर चुके थे, ऐवान से जा चुके थे। सारे में छोड़ के गए हैं, वो जवाब हमारे से तलब कर रहे हैं और हमें ब्लेम कर रहे हैं कि जी आपने ये मुल्क से क्या किया। और फिर वही नेल्सन मंडेला की फेक आवाज के अंदर कि जी वो रुपया गिर गया, पता नहीं रुपया किधर गिर गया, जिम्मेदार तो आप हैं इसके। ये किस मुंह से कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर? जिम्मेदार तो ये लोग हैं कि यहां से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। इस मुल्क में डॉलर्स की कमी की वजह इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट ने इस मुल्क से पैसा बाहर भिजवाया, उसकी बहुत बड़ी वजह। वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने दुख भरी तकरीर की और इल्जाम हमारे ऊपर डाला, जबकि मईशत की बदहाली के जिम्मेदार वो खुद हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो पहले बजट को अवाम दुश्मन बजट कह रहे थे और नया बजट लाने का मुतालबा कर रहे थे, वो अब मुल्क की मईशत को संभालने के लिए मिड टर्म इंतखाबात की बात कर रहे हैं। आज साफियों से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मिड टर्म इलेक्शन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मईशत को जो बीमारी लग गई है, इसका इलाज सिर्फ इन हाउस तब्दीली नहीं बल्कि नए इंतखाबात हैं। मगर अहम बात यह है कि जो बात शहबाज शरीफ साहब आज कर रहे हैं, चंद रोज पहले होने वाली एपीसी में इस बारे में कोई इत्तेफाक नहीं हो सका था। ना ही एपीसी इजलास में इस बात पर इत्तेफाक हो सका था कि ऑपोजिशन जमातें असेंबलियों से बाहर आएंगी या सड़कों पर तहरीक चलाएंगी। मगर अब शहबाज शरीफ मईशत के इलाज के लिए इंतखाब की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप लोगों ने कहा था इस बजट को हम नहीं पास होने देंगे, आपसे मुराद है कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और दीगर ऑपोजिशन जमातों ने, लेकिन ये बजट पास हो गया। और इत्तेफाक की बात यह है कि 146 वोट ऑपोजिशन को मिले हैं इस बजट में, जबकि स्ट्रेंथ आपकी एमएमए की और पीपल्स पार्टी की इससे ज्यादा है। तो ये दावा तो आपका पूरा नहीं हो सका। नहीं, बदकिस्मती से ये पास हो गया और ये बड़ी बदनसीबी है मुल्क के लिए। हमारे 155 लोग बनते हैं, जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ है अपोजिशन की 155 है। 2 उसमें से जेल में हैं और 2-4 लोग बीमार हैं। तो कल जो 147 तक बात गई थी, तकरीबन यही लोग पाकिस्तान में मौजूद थे, सारे वहाँ पर थे। लेकिन आपने अपने एक बयान में, एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हुकूमत के 15 से 16 लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं और वो मुमकिन है कि हमें वोट देंगे। ये भी नहीं हुआ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा वोट वो नहीं दे सकते, राब्ता उन्होंने जरूर किया है और नाराजगी का इजहार भी किया है। वोट वो नहीं दे सकते, मनी बिल पे वोट नहीं दे सकते, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। ना ही हमने उनको इनकरेज किया है, हमने उनसे राब्ता नहीं किया था, खुद उन्होंने राब्ता किया है। क्योंकि लोग हल्के में जाते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है, अवाम तंग है। तो हमने सिर्फ मौका पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना था। हमें उम्मीद ये थी कि जो इत्तेहादी जमातें हैं गवर्नमेंट की, वो साथ नहीं चलेंगी, क्योंकि ये ऐसा बजट है जिसको कोई शख्स भी डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन ये बेहतर नहीं हुआ, एक बहरानी कैफियत हो जाती है अगर वफाकी बजट पास नहीं होता, 1 जुलाई सर पे खड़ी है। ये तो एक अजीब सी सूरत हाल होती है जो शायद पहले हमने नहीं देखी। जी बिल्कुल नहीं देखी, इसीलिए हमने अपनी पूरी कोशिश की, क्योंकि इस बजट को डिफेंड करना नामुमकिन है। इन हालात में, इन माशी हालात में आप समझते हैं कि इससे क्या बहुत ज्यादा बेहतर बजट बनाया जा सकता था? एक तो वैसे ही हमें पता है कि हम ज्यादा मनूवरिंग नहीं कर सकते अपने बजट के साथ, जो हमारे अखराजात हैं। आप समझते हैं कि बहुत कुछ तब्दील हो सकता था इस बजट में? जी, अगर आप वो गलतियां ना करते जो आपने 10 महीने की हैं, क्योंकि आपने तो मीशत को तबाह कर दिया। इस बजट जो बनता है वो ग्रोथ पे बनता है, इसके अंदर कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है जिससे ग्रोथ आएगी। सर, वो जो ग्रोथ नहीं आई, जो 10 महीने की आप कह रहे हैं गलतियां हुई हैं, उसके बाद तो ऐसा ही बजट बन सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं इन मुश्किल हालात में शायद यही बजट बन सकता था, इससे बहुत बेहतरी की तो नहीं थी। तो मुश्किल हालात मैंने तो पैदा नहीं किए ना। अब वो हालात तो है जो है वो है, हालात हैं। हाँ। तो किसने पैदा किए? उन बुनियादी चीज़ों को एड्रेस करें जो आपने कर दी हैं। अब ये कहना कि जी हमसे इनसे बेहतर नहीं बन सकता था, ये बात नहीं है। तो ग्रोथ डेफिनेटली बहुत सीरियस इम्पैक्ट आया है। इन्फ्लेशन 4% से कम थी, 13% की बात हुकूमत खुद कर रही है। पॉलिसी रेट में इंक्रीज की बात कर रही है।
آپ نے کہا کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں، لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم نے آج جب تقریر کی، جب اپوزیشن واک آؤٹ کر چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کی ذمہ دار ماضی کی حکومت ہے. خاص طور پہ انہوں نے کہا یہ جو بہت شور مچایا جا رہا ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ $19.5 ارب کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ریکارڈ، اس کے بعد آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ڈالر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، روپیہ مستحکم رہے گا؟ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی یہی چیزیں حکومت مینیج کرتی ہے نا. صرف یہ کہتے ہیں نا کہ وہ فلانی حکومت کر گئی، حکمران تو آپ ہیں. ہم نے ایک سطح پر اکانومی آپ کو دی تھی، آج آپ یہ کہیں نہیں جی وہ کر گئے. یار میں نے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ نہیں بڑھایا نا، میں نے اس کو ڈبل نہیں کیا، میں نے ڈالر کو ڈی ویلیو نہیں کیا. بالکل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہر گروئنگ اکانومی میں آتا ہے. اگر $2.25 ارب کا ماہانہ خسارہ ہو ڈالر کا، تو یہ کہاں سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ایک بات تو آپ نے ٹھیک کہی کہ شاید آئی ایم ایف میں پہلے چلے جاتے تو صورتحال بہتر تھی، اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن ادروائز یہ سسٹینیبل نہیں ہے. $2 ارب سارا ہم کہاں سے ڈالر لے کر آئیں گے؟ کہاں سے پرنٹ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ ایک سرٹن پوائنٹ ان ٹائم کی بات کر رہے ہیں. یہ گروتھ آپ کے جو ایکسپورٹس میں آئے گی، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سال میں جو امپورٹس ہوئی ہیں، جو یہ خسارے کی بات کر رہے ہیں، وہ کس چیز کے لیے تھیں؟ وہ ملک میں گروتھ لانے کے لیے تھیں. اس میں پاور کی مشینری تھی، اس میں ایل ایس ایم کی گروتھ تھی، اس کے اندر دیگر انویسٹمنٹس ہو رہی تھی. میں کئی مرتبہ اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے جب ان کو ہینڈ اوور کیا تو اس وقت گروتھ تھی اور وہاں سے آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن آپ دوسری بات یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اگر الیکشن جیتتے تو ہم فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے، ان کو بھی جانا چاہیے تھا. اگر 6 بجٹ پیش کرنے کے بعد وزیر اعظم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن جیت کے آپ بجٹ بنائیں اور اس سے پہلے آئی ایم ایف میں جائیں، تو یہ کیسی مستحکم گورنمنٹ تھی؟ یہ کیسا استحکام تھا معاشی استحکام؟ قطعاً یہ بات نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا. آئی ایم ایف کی اگر چوائس تھی آپ کے پاس تو فیصلہ وقت بھر وقت کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب آن ریکارڈ ہے کہ ہم اگر جیتتے ہم تو بات چیت کر چکے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. اگر معاشی استحکام ہوتا، اگر معیشت اچھے پیڑوں پہ کھڑی ہوتی، تو کیوں آئی ایم ایف میں جانے کی ضرورت پڑتی؟ آپ نے بورو کرنا ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. آئی ایم ایف سے بورو اسی وقت کرتے ہیں جب آپ کے حالات آپ نے بورو کرنا ہے نا. آئی ایم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے. ہم اور طریقے سے مینیج کر لیتے. انہوں نے بھی کوشش کی، یو ای سے پیسہ آیا، سعودی عرب سے پیسہ آیا، چین سے پیسہ آیا، قطر سے پیسہ آیا، لیکن مینیج نہیں ہوا. تو یہ ناکامی مینجمنٹ کی ہے، حکومت کی ناکامی ہے. ہم بھی بورو ہی کرتے، ہم نے گھر سے پیسے نہیں بنانے. بورو کرتے آئی ایم ایف سے، جو کہ لاسٹ ریزورٹ ہے، ضروری نہیں ہے. بالکل ہوتا ہے جب اور کوئی پیسہ نہ دے رہا. ہماری حکومت کے آخری ہفتے میں بھی ہم بورو کر رہے تھے، لینڈ آپ کو لوگ لینڈ کرنے کو تیار تھے. فائنانس منسٹر کہہ چکے ہیں کہ جب میں فائنانس منسٹر تھا اس وقت میں بات چیت کر رہا تھا آئی ایم ایف سے. جی بالکل، اگر ہم الیکشن جیت جائیں گے تو ہم جاتے آئی ایم ایف کے پاس. نہیں قطعاً یہ بات نہیں ہے. آپ کی آئی ایم ایف سے بات چیت رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، ڈائلاگ رہتا ہے. ان کا ایک اوپینین ہوتا ہے، ایک آپ کو اوپینین ہوتا ہے. آپ بورو مارکیٹ سے کرتے. ہم نے اپنے حکومت کے آخری مہینے میں بھی مارکیٹ سے بورو کیا. آج شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بیمار معیشت کا ایک ہی علاج ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف ہم آگے بڑھیں. لیکن شاہد خان عباسی صاحب، جو اے پی سی ہوئی ہے 3 روز پہلے، اس میں تو اس بات پہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ کوئی مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جانا ہے، اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کے باہر یا سڑکوں پہ نکلنے کی تحریک چلانی ہے. اگر آج وہ مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو 3 دن پہلے یہ مدعا رکھنا چاہیے تھا اے پی سی میں سامنے. نہیں، یہ مدعا اے پی سی اسی لیے بنائی گئی تھی کہ عوام کے مسائل کا حل کیسے ڈھونڈا جائے. عوام کے مسائل کا حل حصول اقتدار میں نہیں ہوتا. عوام کے مسائل کا حل جو بھی فورمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کو استعمال کریں. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر کوئی انتشار ہو. اور جمہوریت میں ایک ہی حل ہوتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز نئے الیکشنز ہوں، اس کو مڈ ٹرم کہیں، جو بھی کہیں. پی ایم ایل این باقاعدہ یہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک پالیسی ہے کہ ہمیں مڈ ٹرم الیکشنز چاہیے، کیونکہ پہلے آپ کہتے تھے اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں، خود ایکسپوز ہو جائیں گے، اور ہر حکومت کا حق ہے کہ 5 سال پورے کرے. تو اب یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز آپ کا مطالبہ ہے. جی ہمارے خیال میں اس وقت جو حالات ہیں ان کا واحد حل مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. تو یہ ایک آپ کے موقف میں تبدیلی آئی ہے. پہلے آپ سمجھتے تھے 5 سال ملنے چاہیے، لیکن جو اب حالات ہیں اس کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن اس کا علاج ہے. جی تبدیلی نہیں آئی. ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومتیں 5 سال پوری کریں، لیکن کیا اس حکومت کے 5 سال پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے عوام افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے تھیں جب وہ آئیں انہوں نے عوام کے حالات میں کچھ نہ کچھ بہتری کی، گروتھ ہوئی، کچھ امید کی کرن نظر آئی. یہاں تو سب کچھ ختم ہو گیا. تو اب آپ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہی حل ہے، تو کیا اس مدے کو آپ لوگوں نے سامنے رکھا؟ کیونکہ اس پر فضل الرحمان صاحب تو ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. پیپلز پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا، آپ لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا. آپ لوگ جو حل وہاں پہ جس پر اتفاق کر کے آئے وہ یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو ہٹایا جائے.
सादिक संजरानी साहब को हटाने से ना आपका वो इल्जाम कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई थी उसको कोई फर्क पड़ता है, ना सादिक संजरानी जी के जाने से कोई आवाम को फर्क पड़ेगा, ना महंगाई में कमी होगी, ना डॉलर गिरेगा, कुछ नहीं होना सादिक संजरानी साहब के जाने से? नहीं, सादिक संजरानी साहब के जाने से कुछ नहीं होगा। कम से कम इस बात का एहसास होगा कि माजी में गलती हुई थी, हमें पार्लियामान से खेलना नहीं चाहिए। ये गलती किसकी तरफ से हुई थी? जिसकी भी गलती, जो लोग थे, जब आप आगे बढ़ने की बात करते हैं, पीटीआई भी शामिल थी, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, वोट खुल के दिया गया था ना, मैंने तो नहीं दिया था, मुस्लिम लीग ने नहीं दिया था। बहरहाल अब गलती का एहसास है। ये एक मामूली सी बात उस एलामिये के अंदर थी, उसमें और भी बहुत सी बातें थी। तो आपके पीपल्स पार्टी से बड़े अच्छे टर्म्स हैं, तो क्या उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि हमसे गलती हुई, हमें ना तो हुकूमत गिराने में उस वक्त अपना किरदार अदा करना चाहिए था जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा सनाउल्लाह ज़हरी साहब को, या हमें सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन नहीं लेकर करवाना चाहिए था उस वक्त? क्या इस बात को तस्लीम किया है? क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो आप लोग ये तस्लीम करके आए थे ना कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, अब वो एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का? एतराफ़ कोई वर्ड्स में नहीं होता या कोई हल्फिया बयान नहीं दिया जाता। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ ज़बानी नहीं, एक रिटन एग्रीमेंट है कि हम नहीं करेंगे, तो होता है, बिल्कुल होता है सर, एतराफ़ बिल्कुल होता है इसे। हो गया ना, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, अब जब आप इलामिये में शामिल हुए और आपने कहा कि हाँ जी इस शख्स को बदलना चाहिए चेयरमैन सेनेट को, तो आपने इतराफ़ कर लिया। एक दूसरे पर भरोसा है आपको, क्योंकि अभी रीसेंट पास में हमने देखा है, आपके दौर में देखा है कि एक शख्स को रिलीफ मिलता है या एक क़यादत को रिलीफ मिलता है तो दूसरा वो पीछे हट जाता है। तो आपको यकीन है पीपल्स पार्टी साथ खड़ी रहेगी, कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ मिला उनको अदालतों से तो ऐसा ना हो कि फिर वो पीछे हट जाए? देखिए, जो भी पीछे हटेगा अपना नुकसान करेगा, क्योंकि अवाम जिस हद तक पहुंच गए, जो उनकी तकलीफ है, जो उसका हल नहीं ढूंढेगा, जो उस हल के खिलाफ चलेगा, वो अवाम में नुकसान उठाएगा। एक खबर ये भी आ रही है कि कुछ लोग हैं नून लीग के जिन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की, इमरान खान साहब से, ये खबरें आ रही हैं, क्या आपके नॉलेज में है? आपके लोग क्या मुलाकात कर रहे हैं? अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि लोग हमसे अप्रोच कर रहे हैं, खबरें ये आ रही हैं कि आपके लोग मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, हमसे लोग मिलते रहते हैं, अपनी तशवीश का इजहार करते हैं, अगर इमरान खान साहब को मिल रहे हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में देखा है कि जो भी शख्स ये करता है, और मैं इनको बेगैरत कहता हूँ, लोग नाराज़ होते हैं, उसने हमेशा नुकसान भी उठाया है, अपना भी नुकसान, सियासत का नुकसान, और सियासतदान को बदनाम किया है, और हमेशा वो शख्स नाकाम होता है। तो आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं? आपको मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप वोट देख लें, कल ही वोटिंग हुई है, उसके अंदर हर शख्स ने वोट दिया था। अगर फिर भी कोई इतनी मुनाफिकत कर सकता है कि कल वोट दे के और आज दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश करे, और अब तो दूसरी पार्टी में जाना मुमकिन नहीं है, इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर दूसरी जमात में जाना पड़ेगा। लेकिन शायद साहब ऐसा हो सकता है ना कि आपके लोगों ने कोई नई क़यादत सेलेक्ट करने का फैसला कर लिया हो? जी, सिलेक्टेड का माहौल तो आजकल चल रहा है। जो सिलेक्ट करते हैं वो भी नाकाम होते हैं, सिलेक्ट करने वाले भी नाकाम रहे हैं। अब उर्दू ज़बान में नए लफ्ज़ का इजाफा हुआ है, वो क्या? जो मुंतखिब होता था, अब एक लफ्ज़ आया चुनतखिब। तो ये अब आप इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं? ये चुनतखिब हुकूमत है। जब तक स्पीकर साहब इसको बैन ना कर दे पार्लियामेंट से, पूरे पाकिस्तान से शायद बैन कर दे, लेकिन चुनतखिब का लफ्ज़ पार्लियामेंट में जब इस लफ्ज़ को बैन किया, इसके बाद भी आप लोग बाज नहीं है, आप लोग इस लफ्ज़ का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बैन हो नहीं सकता, ना पार्लियामेंट हो सकता ना बाहर हो सकता है। तो एक उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, अंग्रेजी का लफ्ज़ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। कौमी असेंबली में तो अददी एतबार से ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में नजर नहीं आ रही, मगर सेनेट में नंबर गेम में ऑपोजिशन जमातें हुकूमत से खासी आगे हैं, और इसीलिए चंद रोज पहले होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन जमातों ने यह फैसला किया है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को उनके ओहदे से हटाना है। इजलास ने फैसला किया कि सेनेट के मौजूदा चेयरमैन को आईनी और कानूनी तरीके से ओहदे से हटाया जाएगा। रहबर कमेटी सेनेट के नए चेयरमैन के लिए मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार का नाम तजवीज़ करेगी। मैं ये समझ रहा था कि बलूचिस्तान के चूँकि बहुत गमगीन इश्यूज़ हैं, उनके तासुरात हैं कि हमें इस फेडरेशन से हमेशा कुछ नहीं मिलता, तो मैं समझा शायद ये कुछ आके बेहतरी करे, मगर जो हमने इसका वर्क देखा है 10 महीनों में, तो ये सबको ट्रिप्स पे घुमा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने एपीसी के इजलास के इख्तिताम पर सेनेट चेयरमैन की तब्दीली का ऐलान किया। बाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी एपीसी के इस फैसले की तायद की, मगर अब हुकूमत चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की पुष्ट पर खड़ी हो गई है। कल फहमीदा मिर्जा की सरबराही में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की और इनसे इजहार यकजहती की।
कल चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से जब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। कोई खतरा नहीं है, चेयरमैन सेनेट बिल्कुल नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और जो इलेक्ट हुए थे वो अपनी पूरी टर्म पूरी करेंगे एज चेयरमैन सेनेट। नंबर गेम तो सर आपकी कम है वैसे 43 और 60, तो कैसे बुरी करें दोबारा जहाज एक बार फिर? अल्लाह खैर करेगा। जहांगीर तरीन इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी तब्दील नहीं होंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये वही सादिक संजरानी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से चेयरमैन सेनेट बने थे, मगर अब पीपल्स पार्टी ही इनके खिलाफ हो गई है और उन्हें तब्दील करना चाहती है। सिर्फ यही नहीं, पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिराने में भी किरदार अदा किया था और सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत गिरने के बाद आसिफ अली ज़रदारी ने दावा किया था कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि वो जब चाहें बलूचिस्तान हुकूमत गिरा सकते हैं। इसके बाद वो मनाजिर भी सबने देखे कि जब सेनेट में चेयरमैन की तब्दीली हुई तो ऐवान में एक ज़रदारी सब पर भारी के नारे भी लगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह। नफीसा शाह साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एपीसी बुलाने के बज़ाहिर दो मकसद थे। एक तो आप लोग सब ये समझते हैं कि ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है, धांधली से आई है, और दूसरा जो इस वक्त माशी बहरान है, जो महंगाई का तूफान है, इस पर ये एपीसी बुलाई गई। लेकिन जो इसमें इत्तेफाक हुआ है तमाम जमातों का, वो तो एक इस बात पे हुआ है कि 25 जुलाई को दिन मनाया जाएगा, और दूसरा सादिक संजरानी जो कि चेयरमैन है सेनेट के, उनको हटाने पर इत्तेफाक हुआ है। अब सादिक संजरानी साहब को हटाने से क्या 2018 के जो धांधली के इल्जाम है वो साबित हो जाते हैं, या जो इस वक्त अवाम पर महंगाई का बोझ है वो बोझ खत्म हो जाएगा? सादिक संजरानी साहब को हटाने से क्या मिलेगा? लेकिन पहले तो एपीसी ने कई फैसले किए हैं और उसके कई पहलू हैं। उनमें बहुत सारे इक्तिसादी इश्यूज़ पर बात हुई, और जो एक्स फाटा में एक बहरान चल रहा है उस पर बात हुई, जो बजट के ज़रिए अवाम से दुश्मनी की जा रही है उस पर बात की गई। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त की अपोजिशन पिछली अपोजिशन से मुख्तलिफ है। इस वक्त जमातें वो हैं ज़्यादातर जो पिछले 5 सालों में हुक्मरान जमातें थीं, और एक पार्टी है पीपल्स पार्टी जो उस वक्त भी अपोजिशन में थी, इस वक्त भी अपोजिशन में है। और फिर जो एक नया ऑब्वियसली एक नई अपोजिशन है, तो अपोजिशन में एक फ़ैसला किया जो उसका इख्तियार है कि वो अपनी चॉइस लेके आएंगे सेनेट में, और उन्होंने ये एक राय से एक फ़ैसला किया है कि सेनेट में चेंज होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले मैंने शाहिद खकान अब्बासी साहब को इंटरव्यू किया और मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि सादिक संजरानी साहब को इस मौके पे बदलना हासिल करेंगे, तो उन्होंने कहा माजी की कुछ गलतियां हैं जिनको दुरुस्त करना है। जब मैंने पूछा ये गलती किसने की, तो उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो क्या पीपल्स पार्टी ये तस्लीम करके आगे बढ़ रही है कि जो किया गया बलूचिस्तान हुकूमत के साथ वो गलत था, सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन बनाने का फैसला ये गलत था, ये तस्लीम करके आप आगे बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो नहीं समझती कि ये गलत फैसला था। उस वक्त हम ऑपोजिशन में थे, उस वक्त पीटीआई भी ऑपोजिशन में थी। उस वक्त हमारा मसला ये था कि पीएमएलएन बुलडोज कर रही थी पार्लियामेंट को। आज मसला ये है कि पीटीआई बुलडोज कर रही है पार्लियामेंट को। आपने देखा कि लोअर हाउस में कितना दुश्मना रवैया रख रही है जो रूलिंग पार्टी है ऑपोजिशन के साथ, और स्पीकर भी जानिबदार है जिसकी निशानदेही हमारे चेयरमैन ने की कल। हर हवाले से वो जानिबदार हैं और वो लगते हैं कि वो पीटीआई की एक वॉइस है। आज जो चेयरपर्सन थी वो भी एक पीटीआई की एजेंट थी जो उधर बैठी थी, और उस चेयर पर जो बैठता है उसको सारे हाउस को साथ मिलकर चलाना होता है। तो जमहूरियत तवाजुन का नाम है। अगर पीटीआई का ये रवैया है तो फिर सेनेट में तो उनको रोकना होगा, क्योंकि इस वक्त सादिक संजरानी जो है उसकी लॉयल्टीज डिवाइडेड है, क्योंकि उसको पता है उसको पीटीआई ने भी वोट दिया है, पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया है, तो वो तो पीटीआई का हामी रहेगा। इसीलिए एटलीस्ट ये एक क्लैरिटी आ जाएगी, पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक तरफ होगी। तो उस वक्त वो गलती नहीं थी, मैं नहीं समझती वो गलती थी। वो उस वक्त हालात ऐसे थे कि हमें उस वक्त की हुक्मरान जमात को रोकना था, और इस वक्त की हुक्मरान जमात को आज हमें रोकना है।
لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ یہ غلطی کیسے نہیں تھی؟ اس وقت زرداری صاحب کہتے تھے میں بلوچستان کی حکومت گرا سکتا ہوں، جب گر گئی تو کہا کہ میں نے گرا کے دکھایا. اس کے بعد باقاعدہ اس وقت نون لیگ کے نمبر زیادہ تھے پارلیمنٹ میں، لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی الیکٹ کروایا چیئرمین. بڑے الزامات لگے اس وقت بھی آپ پہ ہارس ٹریڈنگ کے اور فلانا فلانا، تو غلطی کیسے نہیں تھی یہ؟ دیکھیں بلوچستان کی گورنمنٹ گرنا اٹس اے گیم آف نمبرز. پیپلز پارٹی کے پاس آج بھی کوئی رکن نہیں ہے بلوچستان اسمبلی میں، اور جو ماضی کی حکومت تھی اس میں بھی کوئی رکن نہیں تھا. تو یہ کیسے ہم نے یہ مینج کیا؟ ایک بھی رکن نہیں تھا تو کیسے ہم نے ہارس ٹریڈنگ کر لی؟ اس کا جواب تو میرے خیال سے آصف علی زرداری صاحب دے سکتے ہیں، جو یہ کہتے تھے، جنہوں نے باقاعدہ یہ کہا اور ہم نے سنایا کہ میں نے کہا تھا گرا کے دکھاؤں گا حکومت، اور گرا دی. یہ تو وہی آپ کو چیئرمین صاحب سے پوچھیں کیسے کیا یہ جادو آپ نے؟ نہیں دیکھیں، یہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. سوری یہ میرا گر گیا ہے مائک. یہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. آبویسلی اس وقت ہم اپوزیشن میں تھی اور ہمارا یہ موقف تھا کہ پی ایم ایل این کی جو پالیسیاں ہیں، موقف کیا وہ بحیثیت اپوزیشن ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ ان کی عوام دشمن پالیسیاں ہیں اس وقت پی ایم ایل این کی، اور ملک دشمن بھی پالیسیاں کس حد تک تھیں. آج جو حالت آپ خساروں کی دیکھیں اس میں پی ایم ایل این کا اس وقت ہاتھ تھا. آج وہ ہمارے ساتھ ہیں اپوزیشن میں، اور ہمیں جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ہم مل کر اس وقت کی جو حکومت ہے جو فرعونیت پر آ گئی ہے، آج ہمیں ان کو روکنا ہے، اور اس لیے ہم پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں ان ایشوز پر جو عوام کے ہیں. ورنہ ہماری اپنی جماعت ہے، ہماری اپنی لیڈرشپ کا ہم اپنے منشور کے پیچھے ہیں، اپنے لیڈر کے پیچھے ہیں. نفیسہ صاحبہ کل بلاول صاحب نے یہ کہا کہ یہ بجٹ دھاندلی سے پاس ہوا ہے. آج آصف علی زرداری صاحب نے کہا بجٹ کو بلڈوز کیا گیا ہے. یہاں آپ نے نمبر گیم کا ذکر کیا، تو نمبر گیم کے ذریعے ہی پاس ہوا ہے. 176 جو ہیں وہ ٹریجری بینچز کے ووٹ تھے، آپ لوگوں کے 146 تھے، جبکہ اگر تین بڑی جماعتوں کو ملا لیں، ایم ایم اے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، تو آپ کے اس سے زیادہ کم سے کم 10 ووٹ آپ کے زیادہ ہونے چاہیے تھے. آپ لوگ نمبرز پورے نہیں کر سکے، ان کے نمبرز پورے تھے. آپ خود کہہ رہی ہیں پارلیمنٹ میں تو نمبر گیم ہوتا ہے. منی بل بجٹ انہوں نے پاس کروا لیا. اس میں دھاندلی کہاں پہ ہوئی ہے؟ اس میں بلڈوز کہاں پہ ہوا ہے؟ 15 دن باقاعدہ اس پہ تو بحث ہوئی ہے. دیکھیں یہ بالکل حقیقت ہے کہ ان کے پاس نمبرز تھے. اس سے بالکل ہم لوگ قطعاً اس کا دوسرا اور رائے نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارا ایک موقف تھا کہ اپوزیشن کے جو یا پارلیمنٹ یا اپوزیشن اس لیے کمپلیٹ نہیں ہے کہ 2 ممبرز کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے اور 2 کے نہیں جاری ہوئے. اگر ایک شخص بائی چوائس نہیں آتا، اپنا پارلیمنٹری جو حق ہے ریپرزنٹیشن کا، ووٹ کا نہیں استعمال کرتا، یہ اس کا پروگیٹو ہے. لیکن اگر ایسا تاثر ہو کہ ان کو فورس کے ذریعے روکا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں، تو پھر یہ ہمارا موقف، کیونکہ ایوری ووٹ کاؤنٹس، تو اس میں ہمارا یہ موقف تھا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ رگڈ ہے. دوسرا یہ موقف ہمارا تھا کہ بجٹ فکسڈ ہے. اور فکسڈ کیسے؟ اٹس اے میچ فکسڈ، بیکاز یہ آئی ایم ایف کے پورے نمبرز ہیں جو یہ صرف پورا کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ موقف ہے کہ اپوزیشن کو نہ بولنے دیا، نہ ہمارے کٹ موشنز صحیح طرح لیے گئے. آج آپ نے دیکھا کہ عجیب و غریب، آپ اگر اپوزیشن کو بولنے سے روکتے ہیں، ہم لفظ سلیکٹڈ بولتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. اب مجھے آپ بتائیں، دنیا کا کوئی بھی ماہر بتائیں، جو ڈکشنری لکھتے ہیں وہ بتائیں، جو تھیسورس لکھتے ہیں وہ بتائیں، جو ماہر قانون ہیں وہ بتائیں، مجھے بتائیں کہ یہ آمرانہ سوچ نہیں ہے کہ ایک ایسا لفظ سلیکٹڈ جو کسی کو اریٹیٹ نہیں کر سکتا، اس پہ کیوں آگ لگتی ہے؟ یہ ہی ٹریجری بینچز کے لوگ اٹھ کر ہمارے چیئرمین کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا بول جاتے ہیں. انہوں نے ہی پارلیمنٹ کے لیے کہا کہ پارلیمنٹ کے اوپر لعنت ہے، پارلیمنٹ میں اندر سب چور ہیں. تو اس وقت کسی سپیکر نے کچھ نہیں لیکن مجھے بتائیں کہ پھر بھی مجھے اس میں دھاندلی تو نہیں نظر آئی. اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ 2 ممبرز کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے تھے، لیٹ سپوز وہ ان کے جاری ہو جاتے پروڈکشن آرڈر، پتہ نہیں وہ آپ کو ووٹ دیتے، ٹریجری کو ووٹ دیتے، کیونکہ آپ خود بہتر جانتی ہیں کہ پرائم منسٹر کے الیکشن میں انہوں نے کس کو ووٹ دیا تھا، تو کیا فرق پڑ جاتا؟ آپ کے نمبر 148 ہو جاتے. مجھے اس میں دھاندلی نہیں نظر آئی. نمبر گیم ہے، جیت گئے، وہ بجٹ پاس کروا لیا انہوں نے. نہیں، اگر وہ پارلیمنٹ اس وقت پوری ہوتی تو پھر آپ یہ مجھ سے سوال پوچھتے، میں کہتی دھاندلی نہیں ہے. اس وقت میرے پاس جواز ہے کہ 2 ممبرز نہیں ہیں اور بائی فورس نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میچ فکسڈ ہے.
इस वक्त आप देखें कि कितने धड़ाधड़ एक एक IMF की शर्त। मुझे बताएं कि डॉलर कहां जा रहा है और क्या ये पाकिस्तान की नेशनल करेंसी रुपए, ठीक, ये इनकी कौन सी मुहिब्बुल वतनी है कि रुपए को नीचे फेंक दिया है उन्होंने और डॉलर को आपने इतनी इज्जत देती है कि वो उड़ रहा है। ये किस किस्म की मुहिब्बुल वतनी है? अपनी करेंसी को हम नीचे करें और इतना नीचे करें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आपको थोड़ी बहुत इक्वलाइजिंग करनी थी, शुक्रिया। नफीसा शाह साहबा हमारे साथ मौजूद थी और वो कह रही थी वो नहीं, जब सेनेट चेयरमैन को मुंतखब किया गया था पीपल्स पार्टी ने जिसमें अपना किरदार अदा किया था उस वक्त कोई गलती थी, लेकिन हमारे प्रोग्राम में पहले मुस्तफा नवाज खोकर साहब एक दफ़ा ये कह चुके हैं कि हमसे गलती हुई, हम भी किसी के हाथों इस्तेमाल हो गए थे। प्रोग्राम में आज इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।